हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम सीटेट के लिए हिंदी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सही है। तो ये किस युक्ति का उदाहरण है? ट्रांस लैंग्वेजिंग, स्वनिरीक्षण, पुनरावृत्ति या याद करना। तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन में देख रहे हैं कि भाषा पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और खुद से ध्यान रखते हैं कि ये सही हो। तो इसमें कौन सी युक्ति आ जाएगी? पुनरावृत्ति मतलब होता है आप रिवाइज करते हो, याद करना, आप रिमेम्बर करते हो। ठीक है, तो इस खुद का निरीक्षण खुद से करते हैं, इसलिए ये स्वनिरीक्षण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वनिरीक्षण। जब शिक्षार्थी जो सीखने वाला है वो खुद से अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। ऑप्शन नंबर बी, स्वनिरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी अंगों को छूकर कविता गा रहे हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन है संप्रेषणात्मक विधि, समग्र भौतिक प्रक्रिया, श्रव्य भाषिक विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने शरीर के अंगों को छू के बता रहे। हो सकता है कोई गाना है, दीज आर माई आईज, दीज आर माई नोज, दीज आर माई ईयर, दिस इज माई नोज। तो ऐसा करके वो अपने बॉडी पार्ट्स को छू रहे हैं और कविता गा के बता रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है ना कि फिजिकली आप साथ में अपने बॉडी पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हो तो उसको बोला जाता है समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोला जाता है, जिसमें बच्चे निर्देशों के अनुसार शारीरिक गतिविधियां करके भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी समूहों में एक दूसरे की कॉपी चेक कर रहे हैं। ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन है स्व आकलन, सहपाठी आकलन, शिक्षक आकलन या योगात्मक आकलन। तो स्व मतलब खुद से होता है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे की कर रहे, तो खुद से तो नहीं कर रहे। शिक्षक आकलन में शिक्षक करेगा तो ये भी नहीं होगा। योगात्मक आकलन में क्या होता है? योगात्मक आकलन में ये होता है कि बच्चे जो रहते हैं, ये जो टेस्ट होता है योगात्मक आकलन में, योगात्मक आकलन का टेस्ट कैसा होता है आपका? ऐसे को बोला जाता है जो साल के अंत में होता है, जिसमें बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है कि वो बच्चा कैसा है और नेक्स्ट ग्रेड में जाने लायक है या नहीं। तो वो होता है आपका योगात्मक आकलन। तो योगात्मक आकलन भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहपाठी आकलन। ठीक है, इसमें एक दूसरे का मूल्यांकन पीयर असेसमेंट बोला जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, सीखने वाले। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी कार्ड पर लिखे शब्द के अनुसार अभिनय करती है और बाकी कक्षा अनुमान लगाती है कि ये क्या है। जैसे हम लोग दमशराज खेलते हैं वैसा। तो ऑप्शन है भाषा का रटना, तो रटना तो है नहीं। केवल सुनना, गतिबोधक तरीका या मौन पठन। तो मौन पठन में आप चुपचाप पढ़ते हो तो वो भी नहीं है, सिर्फ सुनना। जब यहाँ पे बोल ही नहीं रहे तो सुनेंगे कैसे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गतिबोधक तरीका। ठीक है, जिसको किनेस्थेटिक मेथड बोला जाता है। ये भाषा को शारीरिक गतिविधियों के हिसाब से सीखा जाता है, इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या पूर्णतः सत्य है? तो क्या बोला जा रहा है? बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तो इस अपनी आयु के अनुसार, तो जिस एज का बच्चा है उस एज के अनुसार वो भाषा को बता सकता है। तो ये तो सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे आते हैं तो वो अपने घर से तो बातचीत करते हुए आते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि स्कूल में ही आके बोलेंगे। तो काफी हद तक ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 का मंजित, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार भाषा शैली बदलता है। तो भाषा के इस गुण को क्या कहेंगे? व्याकरणिक ज्ञान, उपयोगितावादी, रटन प्रणाली या साहित्यिक ज्ञान। तो यहाँ पर देखिए बच्चा क्या कर रहा है, सामाजिक स्थितियों के अनुसार। जैसे पंजाबी में पंजाबियों के साथ है तो उनके साथ उनकी जैसी भाषा हम भी बातचीत करते हैं, कोई हमारे साथ जिस लैंग्वेज में बात करता है हमारी भाषा में थोड़ी सी उसकी झलक आ जाती है। तो जब सामाजिक स्थितियों के अनुसार बदल रहा है तो व्याकरण तो उसमें है नहीं, तो व्याकरणिक ज्ञान नहीं होगा। रटना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये एक्वायर होता है उसके साथ, रटना कभी भी एक्विजिशन में नहीं आता। साहित्यिक ज्ञान में भी आपका नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगितावादी, जिसमें सामाजिक संदर्भों और परिस्थितियों के अनुसार भाषा के सही प्रयोग को उपयोग किया जाता है, जिसको हम प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रैग्मेटिक्स क्या है। ठीक है, उपयोगितावादी की जगह प्रैग्मेटिक्स भी दे सकता है, तो ये हमको वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ भ्रमित, अच्छा, एक माँ
भ्रमित है कि बच्ची ने ऐसे शब्द कहाँ से सीखे जो ना घर में सुने, ना बड़ों से सुने, ना ये किस सिद्धांत की ओर संकेत करते हैं। तो बच्चे आजकल हर जगह से सीखते हैं, तो वो जब सीखते हैं तो कहीं पे सुनकर सीखते हैं, तो ये बात बच्चे ने कहाँ से सीख लिया, ये उसको बताना है कि ये व्यवहारवाद है, रचनावाद है, भाषा अर्जन की आंतरिक क्षमता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जब कुछ चीज़ें, आजकल के बच्चे तो थोड़े ज़्यादा ही एडवांस है, तो जो चीज़ हम कभी कहीं सुने भी नहीं रहते, वो वहां से वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से सीखी, तो ये है भाषा अर्जन की आंतरिक क्षमता। नोम चॉम्स्की है, इन्होंने बोला है कि बच्चों में भाषा सीखने की एक जन्मजात या आंतरिक क्षमता होती है, जिससे वो नए शब्द और वाक्य खुद निर्मित करते हैं, और जिसको इन्होंने LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पठन से पहले विकसित होने वाले कौशलों के समूह को क्या कहा जाता है? अकादमिक साक्षरता, उद्गामी साक्षरता, बुनियादी साक्षरता, या लिखित पठन। तो जहां हमारी फॉर्मल टीचिंग शुरू हो रही है, तो उससे पहले जो विकसित होने वाले कौशल है, उसको आप क्या बोलोगे? तो एकेडमिक तो बोलोगे नहीं, ना ही लिखित बोलोगे, तो वो बेसिक है, इसलिए उसको बुनियादी भी आप नहीं बोलोगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमको कि बच्चों में किताबों और ध्वनियों की जो प्राथमिक समझ बनती है, उसको एमर्जेंट लिटरेसी, उद्गामी साक्षरता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी द्वारा कहानियां सुनाना और बच्चों का सक्रिय संलग्न किस तकनीक का उदाहरण है? संभाषिक पठन, मौन पठन, यांत्रिक पठन, या इनमें से कोई नहीं। तो जब दादी कहानी सुना रही है और बच्चे सुन रहे हैं, तो ये कौन सा कथन हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा संभाषिक, जिसमें आप शेयर्ड रीडिंग बोलते हैं, कि दादी सुना रही है, पढ़ा रही है, और बच्चे बातचीत के माध्यम से उसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, युग निर्माण तुम्हें करना है, ये पंक्ति स्त्री की किस शक्ति का प्रतीक है? निर्माणकारी शक्ति, कोमलता की, दयालुता, या इनमें से कोई नहीं। तो जब निर्माण करना है तो ये कौन सी शक्ति हो जाएगी? निर्माणकारी शक्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जननी हो संपूर्ण जगत की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास, या उपमा। तो क्या बोला जा रहा है? जननी हो संपूर्ण जगत की, इस संपूर्ण जगत को तुमने पैदा किया है, या तुम इसकी जनक पैदा करने वाली हो। तो यहाँ स्त्री को बिना किसी तुलना के डायरेक्ट जगत की जननी मान लिया। तो जहां पर ऐसा होता है, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? वहां होता है रूपक अलंकार। और जब हम बोलते हैं कि तुम इस जैसी हो, सा बोला जाता है, तो वो होता है आपका उपमा अलंकार, जब हमको उपमा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, ये किस युक्ति का उदाहरण है? तो ये कौन सी युक्ति हो जाएगी? अभी हमने देखा था स्वनिरीक्षण, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, अंगों को स्पर्श करके कविता सिखाना, ये भी रिपीट है। दूसरे समूहों के साथ उत्तरों की अदला बदली करना, ये किसका आकलन है? शिक्षक, सहपाठी, स्व, या इनमें से कोई नहीं। तो जब दूसरे समूह के साथ उत्तरों की अदला बदली की जाती है, तो उसको कहा जाता है सहपाठी आकलन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिनय के माध्यम से भाषा सीखना क्या कहलाता है? ऑप्शन से गतिबोधक तरीका, लिखित तरीका, केवल सुनकर सीखना, या रटना। तो वही जो हमने दमशराश वाला किया था, वैसा ही है कि जब आप अभिनय के माध्यम से सीखते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? गतिबोधक तरीका। नेक्स्ट है, भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता कौन होते हैं? केवल वयस्क, विद्यालय जाने वाले बच्चे, सभी बच्चे, या केवल शिक्षक। तो भाषा के जो सक्षम प्रयोगकर्ता है, तो सभी कोई भाषा का उपयोग कर सकते हैं ना। तो केवल वाला तो कुछ होगा नहीं, केवल वयस्क और केवल शिक्षक हटा दो, और सिर्फ विद्यालय जा रहे वो बच्चे भाषा सीखेंगे और नहीं जाने वाले नहीं सीखेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थितियों के अनुसार भाषा शैली बदलना क्या है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन से रटना, उपयोगितावादी दृष्टिकोण, नकल करना, या व्याकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगितावादी दृष्टिकोण, जिसको हम प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे परिवेश से अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, ये मत किससे संबंधित है? रचनावाद, व्यवहारवाद, सहजातवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे अपने वातावरण से भाषा सीखते हैं, ये कौन सा मत हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जो मेन है वो BF स्किनर है, जो ये मानते हैं कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण से नकल या अनुकरण और पुनर्बलन के द्वारा भाषा सीखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पूर्व के कौशल क्या कहलाते हैं? एकेडमिक कौशल, उद्गामी साक्षरता, औपचारिक पठन या इनमें से कोई नहीं? तो विद्यालय के जो पहले के कौशल है, मतलब पढ़ाई शुरू होने के पहले के कौशल, तो वो आपका एकेडमिक और औपचारिक तो होगा नहीं, तो वो क्या होता है? एमर्जेंट लर्निंग, जिसको उद्गामी साक्षरता बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी द्वारा कहानियां सुनाना किस तकनीक का हिस्सा है? तो दादी द्वारा कहानियां सुनाना जो है वो संभाषिक पठन का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये एक सचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है, व्याकरण की आवश्यकता होती है या विद्यालय में ही सीखी जाती है? तो भाषा अर्जन, अर्जन करना मतलब आप अचानक से कोई उस पर जोर नहीं लगा रहे हो, पर आप उसको खुद से सीख जा रहे हो। जैसे आप किसी परिवेश में रह रहे हो ना, तो उस परिवेश में रहते हुए आप वहाँ की लैंग्वेज को खुद से ग्रहण करने लगते हो और आपकी बातचीत में उसकी झलक आने लगती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन सचेतन नहीं है, इसके लिए व्याकरण की भी जरूरत नहीं है, ना ही इसको विद्यालय में सीखते हैं, बल्कि ये एक स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता का मतलब क्या है? एक साथ कई भाषाएं पढ़ना, कक्षा में अनेक भाषाओं का अस्तित्व, केवल मातृभाषा का प्रयोग या कठिन भाषा को सरल बनाना। तो केवल तो आप हटा दीजिए, जब बहुभाषिकता बोला है मतलब बहुत सारी भाषा है, तो बहुत सारी में आपका दो ऑप्शन आ सकता है, या तो एक साथ कई भाषाएं पढ़ेंगे या कक्षा में अनेक भाषाओं का अस्तित्व रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में अनेक भाषाओं का अस्तित्व, ये होती है बहुभाषिकता। जो अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले बच्चे एक साथ रहते हैं, जिसको एज अ रिसोर्स यूज करके हम सारे बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मतलब चार कौशल होते हैं, कौन कौन सा कौशल है आपका? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें से जो सुनना कौशल है, ये सुनना कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमको बताना है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ पूछेगा ना, तो केवल वाला तो हटा देना, क्योंकि कोई भी उद्देश्य एक नहीं रहता, उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, पर केवल सुनकर दोहराना, सुनने का कोई मतलब नहीं है। सुनकर लिखना या बिना समझे चुप रहना, ये दोनों भी कोई आंसर नहीं होगा। तो आप आंसर इसको देख के बता सकते हो कि सुनी गई बात को समझोगे और अर्थ को ग्रहण करोगे। इसीलिए बोला जाता है सिर्फ सुनो नहीं, समझो भी कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, अर्थ को समझना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर जब भाषा सिखा रहे हैं, तो क्या वो साहित्यिक रचनाएं पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। व्याकरण के नियमों को रटेगा? तो नियम रटना, आप कुछ भी रटना, कविता भी रटोगे नहीं, सीखोगे। ठीक है, तो रटना को तो बिल्कुल गलत कर देना और केवल हटा ही देना। जब हमको उद्देश्य पूछा है तो तीन हट गया, तो एक करेक्ट आंसर मिल गया कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन में जो जो रॉन्ग है ना, वो आप हटाते जाओगे। तो जब आप कंटिन्यू क्वेश्चंस पढ़ते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, तो आप खुद से देखोगे कि आप एलिमिनेशन मेथड अच्छे से यूज करोगे। बस इसके लिए आपको ये है कि पढ़ना है। अब आप लास्ट डे सोचोगे कि एक रात पढ़ के हम अगले दिन एग्जाम देंगे और पास हो जाएंगे, तो वो वाला एग्जाम नहीं है। इसमें आपको अपना थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी है और उसके बाद पेपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा कैसी सीखी जाती है? ऑप्शंस हैं, अनुकरण के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, केवल किताबों से या जन्मजात क्षमता से। तो जन्मजात क्षमता वाली बात कहते हैं कौन? नोम चॉम्स्की, कि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, केवल किताबों से ये नहीं है, केवल तो आप कभी मत लेना। अब दो ऑप्शंस बचते हैं, अनुकरण और सामाजिक अंतःक्रिया के। तो वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देते हैं और उनका कहना है कि बच्चे समाज में रह करके भाषा सीखते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनका कहना था कि बालक अपने समाज, परिवार और समवयस्कों के साथ बातचीत करते हैं और भाषा और विचार विकसित करते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है, चित्र वाली किताबें, स्पर्श और सुनने वाली सामग्री, वीडियो आधारित सामग्री या रंगीन बोर्ड। तो दृष्टिबाधित मतलब वो बच्चे जो देख ही नहीं पाते, तो जो देख नहीं पाते वो वीडियो, रंगीन बोर्ड और चित्र वाली किताबों का क्या करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श और सुनने वाली सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या हो जाएगा? क्या छात्र को उत्तीर्ण करना, क्या छात्र की कमियों और सुधार के क्षेत्रों को जानना, ग्रेड देना या पाठ्यक्रम पूरा करना?
तो आप कभी भी पाठ्यक्रम पूरा करना आपका उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा है उत्तीर्ण करना और ग्रेड देना, तो ये मूल्यांकन के काम है, पर मेन आपका क्या चीज़ है करेक्ट आंसर, छात्र की कमियों और सुधार के क्षेत्रों को जानना, ठीक है। जब भी आप मूल्यांकन करते हो तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को कहाँ पर परेशानी आ रही है उसका पता लगाएंगे, फिर शिक्षण विधि में सुधार करेंगे। नेक्स्ट है आपका लेखन कौशल का विकास करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो यहाँ पे बेहतर बेहतर तरीके दिए गए हैं कि सुंदर लिखावट का अभ्यास हम भी देते हैं बच्चों को कि लिखो, डेली लिखोगे तो सीखोगे, ठीक है। अपने विचारों को मौलिक रूप से अभिव्यक्त करना, अनुलेखन करना और व्याकरण पढ़ना, तो पढ़ना तो होगा नहीं, बाकी तीन में से देखिए। तो आपको क्या बोल रहा है, लेखन कौशल का विकास करना, तो लेखन कौशल का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी राइटिंग से लिखोगे या सही लिखोगे। लेखन कौशल का मतलब है कि आप अपनी जो बात है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपने विचारों को मौलिक रूप से अभिव्यक्त करना। भले ही अच्छी राइटिंग में मत लिखो, लेकिन अपने मन की बात को इतने अच्छे से लिखो कि सामने वाले को वो चीज़ समझ आए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में कहानी सुनाने की विधि का प्रयोग करता है, तो इसका लाभ क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, केवल मनोरंजन, समय बिताना या बच्चों को शांत रखना। तो शिक्षक का जो काम है वो बच्चों का विकास करना है, ना कि उनका मनोरंजन करना है। मनोरंजन करना है पर सिर्फ मनोरंजन नहीं करना है, मनोरंजन के साथ विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। समय बिताना, तो शिक्षक बिताएगा, समय बिताएगा, तो बिल्कुल समय नहीं बिताना है। और लास्ट है बच्चों को शांत रखना, तो बच्चे हैं, बच्चे थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, तो आपको शांत अनुशासन बनाए रखना है। पर मेन काम आपका क्या है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे सीटेट का या किसी भी स्टेट टेट का या शिक्षक भर्ती का, या जहाँ पर भी आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको बच्चों के विकास पे ध्यान देना है, आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखना है, और तीसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव पूछेगा और टीचर को आराम मिलेगा, तो वो काम आपको नहीं लेना है आंसर, वो आंसर हमेशा गलत होगा, ठीक है। जैसे टीचर का काम कम होगा, टीचर का सिलेबस कंप्लीट होगा, टीचर को हेल्प मिलेगी, ये सब आंसर हमने लेना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, पोर्टफोलियो का क्या अर्थ है। ऑप्शन है, छात्र की प्रगति का व्यवस्थित रिकॉर्ड, केवल अंकों का विवरण, शिक्षक का निजी रजिस्टर या खेलकूद की सूची। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, जिसमें हम बच्चे की पूरे साल में उसने जो जो चीज़ें करी है, उसकी जो जो अचीवमेंट्स है, जो जो उसको कहाँ पर परेशानी आई है, कहाँ पर उसने अच्छा काम किया है, किस फील्ड में उसको सुधार की ज़रूरत है, किस फील्ड में वो बहुत अच्छा कर रहा है, ये सारी चीज़ों का आप एक रिकॉर्ड रखते हो पर स्टूडेंट, इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। तो इसमें अंकों का विवरण नहीं होता, ना शिक्षक का पर्सनल रजिस्टर है वो, और खेलकूद की सूची तो बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है छात्र की प्रगति का व्यवस्थित रिकॉर्ड, ठीक है। ये एक निश्चित अवधि में छात्र द्वारा किए गए कार्य, प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित संग्रह है, जो उसकी सतत प्रगति को दर्शाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली वीडियो में ऐसा ना हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी और सजेशन हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही और वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी के, इंग्लिश के और पैडागोजी के मिल जाएंगे, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती या किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम की, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश के जो ग्रामर क्वेश्चंस है वो इंग्लिश की तैयारी करने वाले एसएससी स्टूडेंट्स हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।